हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बच्चों। तो एक बार फिर से आप लोगों के सामने हाजिर हूँ रामबाण सीरीज लेकर। ये सीरीज क्या है बच्चों? तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों की एक सीरीज है जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है। 2023 के बच्चों के लिए मैं लेकर के आ रहा हूँ। बड़ा इंपॉर्टेंट है ये सीरीज बच्चों, ठीक ना। तो आप लोग एक काम कर सकते हो, वीडियो को देखने के बाद इसे एक लाइक दे सकते हो और इसे शेयर कर सकते हो। चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर करके जुड़ जाओ, क्योंकि सब्जेक्टिव की तैयारी केवल यहीं पे होती है। और बिल्कुल ये जो आपको पीडीएफ दिख रहा है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है, ठीक है बच्चों। तो पहला प्रश्न है आज का, जो कि 2014 और 17 2 साल पूछे गए हैं। रक्त क्या है, इनके घटक का वर्णन करें। तो सबसे पहले आपको रक्त के बारे में लिखना होगा। तो लिखेंगे कि रक्त जो है वो लाल रंग का एक गाढ़ा क्षारीय तरल पदार्थ है जो हृदय तथा रक्त वाहिनियों में प्रवाहित होता है। रक्त क्या है बच्चों? तो रक्त जो है वो लाल रंग का गाढ़ा क्षारीय तरल पदार्थ है जो हृदय तथा रक्त वाहिनियों में, हृदय में और रक्त वाहिनियों में प्रवाहित होता है। रक्त की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह अपने प्रवाह के दौरान शरीर के सभी ऊतकों का संयोजन करता है, इसीलिए इसे तरल संयोजी ऊतक कहते हैं ना बच्चों। इसकी सबसे बड़ी विशेषता ये है कि जब ये बहती है, जब ये चलती है, तो हमारे शरीर के जितने भी अंग हैं ये सबसे होकर के जाती है, यानी सबको जोड़ने का कार्य करती है, ठीक ना। इसीलिए इसे संयोजी ऊतक कहते हैं। अब चूंकि ये तरल है तो इसीलिए तरल संयोजी ऊतक कहा जाता है। अच्छा, रक्त के दो प्रमुख घटक होते हैं। तरल भाग जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं, ठोस भाग जिसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी तथा रक्त पट्टिकाणु होते हैं। इस तरीके से आपको बना बना करके लिखना होगा बच्चों। अब हम थोड़ा प्लाज्मा के बारे में, 5 नंबर का प्रश्न है ना, तो सबके बारे में लिखेंगे। प्लाज्मा हल्के पीले रंग का चिपचिपा द्रव है जिसे आधात्री कहते हैं। यह कुल रुधिर का 50 से 55% तक होता है। प्लाज्मा जो है वो कुल रक्त का आयतन के विचार से देखा जाए तो 50 से 55% तक होता है। इसमें कार्बनिक एवं अकार्बनिक पदार्थ होते हैं और प्लाज्मा में उपस्थित प्रोटीन जो है वो रक्त को थक्का बनाने में सहायक होता है। रक्त का थक्का बनाने में ये मदद करता है बच्चों, प्लाज्मा में उपस्थित जो प्रोटीन है वो। ये हल्के पीले रंग का होता है। कई बार ऑब्जेक्टिव का प्रश्न बना हुआ है कि हल्के पीले रंग का चिपचिपा द्रव जो होता है उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम क्या कहेंगे बच्चों? प्लाज्मा कहेंगे। अब बात करते हैं लाल रक्त कोशिकाएं। तो लाल रक्त कोशिका जो है वो रक्त का सबसे प्रमुख कोशिका है। यह गोल होता है, केंद्रक रहित होता है, मतलब केंद्रक इसमें नहीं होता है। प्रत्येक लाल रक्त कोशिका में हीमोग्लोबिन वर्णक पाया जाता है, जिसके कारण रक्त का जो है रंग जो है वो लाल हो जाता है, जिसके कारण रक्त लाल दिखता है, ऐसे भी हम लिख सकते हैं। अगला है बच्चों श्वेत रक्त कोशिका है। तो यह अनियंत्रित आकार का केंद्रक युक्त कोशिका है बच्चों, मतलब इसका कोई आकार फिक्स नहीं है और इसमें केंद्रक पाया जाता है, ठीक, जिसके केंद्रक की आकृति भिन्न होती है और हर एक केंद्रक की आकृति अलग अलग होती है, क्योंकि इसकी खुद की आकृति फिक्स नहीं है तो इसके केंद्रक की आकृति क्या खाक फिक्स रहेगी। यह शरीर की सुरक्षा, संक्रमण तथा बाहरी आक्रमण से करता है। यह शरीर की सुरक्षा करता है बच्चों, किससे? तो संक्रमण से करता है और बाहरी पदार्थों से करता है, रोगाणुओं से बचाता है, ठीक। अब बात करते हैं प्लेटलेट्स की। तो प्लेटलेट्स हमारे शरीर से ब्लड बहने से रोकता है, मतलब हमारे शरीर से जो खून का जो स्राव होता है ना बच्चों, उसे रोकने का कार्य करता है। यह रुधिर का थक्का बनाने में सहायक होता है और यह कोशिकाओं के टूटने फूटने से बनने वाला सूक्ष्म कण है। ओके, अतः उपर्युक्त रक्त के प्रमुख घटक हैं, ये आप लोग यहाँ पे लिख देना। तो ये अगर आप इतना लिख देते हो बच्चों तो ये 5 मार्क्स आपके पूरे हो जाते हैं। अगला जो प्रश्न है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, वो प्रश्न है धमनी एवं सीरा में अंतर बताएं। 2014, 19 और 19 के प्रथम और द्वितीय दोनों सीटिंग में पूछा गया प्रश्न है ये, ठीक। तो आप देख सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट है ये। तो जब भी अंतर वाला प्रश्न आए ना तो आपको इसी तरीके से एग्जाम में लिखना है। कॉपी को 2 हिस्से में ऐसे बांट लेना है, एक तरफ और दूसरी तरफ, ठीक ना। इस तरीके से आपको क्या करना है, लिखना है। एक तरफ हमने धमनी लिखा, एक तरफ हमने सीरा लिखा। ये रुधिर को हृदय से विभिन्न अंगों तक ले जाती है। धमनी का कार्य है कि खून को हृदय से विभिन्न अंगों तक ले जाए। सीरा रुधिर को सभी अंगों से जमा करके हृदय में लाती है। सीरा जो है वो शरीर के सभी अंगों से खून को कहाँ लाती है? हृदय में लाने का कार्य करती है। और धमनी जो है वो हृदय से सभी अंगों तक भेजने का कार्य करती है। अच्छा, दूसरा, धमनी में रक्त झटके के साथ अंगों की ओर बहता है। धमनी में जो रक्त बहता है ना वो झटके के साथ, तेजी से, जबकि सिराओं में रुधिर का बहाव धीरे धीरे होता है। अच्छा, धमनियों में कपाट नहीं होती,
धमनी में कपाट नहीं होता है बच्चों। सिराओं में कपाट की उपस्थिति के कारण रुधिर हमेशा एक ही दिशा में रहती है। सिराओं में कपाट होता है, धमनियों में कपाट नहीं होता है। ठीक है बच्चों। धमनियों की दीवार मोटी परंतु लचीली होती है, क्योंकि इसमें झटके के साथ जाता है ना खून, इसीलिए इसका दीवार मोटा होता है और लचीला होता है ताकि फट न जाए। और सिराओं की बात करें तो ये धमनियों की अपेक्षाकृत पतली एवं कम लचीली होती है। ठीक ना, धमनियों की अपेक्षाकृत अगर देखा जाए तो सिराएं थोड़ी पतली होती हैं और थोड़ा कम लचीला भी होता है। अच्छा, अगर हम धमनियों की बात करें तो इसमें ऑक्सीजन युक्त रुधिर प्रवाहित होता है। धमनियों में ऑक्सीजन युक्त रुधिर, ये सबसे इंपॉर्टेंट अंतर है बच्चों। और पल्मोनारी सिरा को अगर छोड़ दिया जाए तो सभी सिराओं में कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रुधिर का बहाव होता है। इसमें ऑक्सीजन युक्त रुधिर और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रुधिर का। फुफ्फुस धमनी और फुफ्फुस सिरा जो है वो उसके अपवाद है ना। फुफ्फुस धमनी इसमें अपवाद है, फुफ्फुस सिरा इसमें अपवाद है। अच्छा, धमनियां जो है वो मांसपेशियों की गहराई में स्थित होते हैं और ये शरीर की ऊपरी सतह पर पाई जाती हैं। धमनियां जो है वो मांसपेशियों की गहराई में होती हैं और ये शरीर के ऊपरी सतह पर पाई जाती है। अतः उपर्युक्त धमनी एवं सिरा में अंतर है। आपको इस तरीके से अगर लिखना है, मतलब आप इस तरीके से अगर लिख देते हो, आपको 5 में 5 मिलेगा बच्चों। कोई टीचर नहीं रोकेगा, 5 में 5 देगा। ठीक है ना बच्चे। अब जो अगला प्रश्न है ये भी बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि बाष्पोत्सर्जन की क्रिया का पौधों के लिए क्या महत्व है। तो सबसे पहले बाष्पोत्सर्जन होता क्या है वो हम लोग थोड़ा सा लिख देंगे और फिर उसके महत्व को समझा देंगे। ठीक है बच्चों। तो बाष्पोत्सर्जन एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जिसमें जल बाष्प के रूप में जल जो है वो पत्तियों में पाए जाने वाले अस्टोमाटा के द्वारा बाहर निकलता है। मतलब कि ये बाष्पोत्सर्जन है बच्चों, बड़ा महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में क्या हो रहा है कि जल जो है वो बाष्प के रूप में जो पौधे के पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं जिसे अस्टोमाटा कहते हैं, उसके द्वारा बाहर निकलते रहता है। ठीक, रंध्र या अस्टोमाटा मूल रूप से पत्तियों में स्थित होता है। रंध्र या तो उसका जो इंग्लिश नाम अस्टोमाटा है, ये मूल रूप से पत्तियों में ही पाया जाता है। अतः बाष्पोत्सर्जन का जो स्थल है वो भी पत्तियां ही होती हैं। ये ऑब्जेक्टिव के प्रश्न है बच्चों कि बाष्पोत्सर्जन कहाँ से होता है, तो कहाँ से होता है बच्चों, पत्तियों से होता है। ठीक, यह एक शारीरिक अभिक्रिया है, ये शरीर के द्वारा हो रहा है। तो यह कैसी अभिक्रिया है, यह एक शारीरिक अभिक्रिया है जिसके द्वारा पौधे एक निश्चित मात्रा में जल का निष्कासन करता है। ठीक है ना। ये देखो, ये ऑब्जेक्टिव का प्रश्न है कि ये कैसा अभिक्रिया है, तो हम लिखेंगे कि यह कि शारीरिक अभिक्रिया जिसके द्वारा पौधे जो है वो एक निश्चित मात्रा में जल का निष्कासन करते हैं और निष्कासित जल की मात्रा जो है वो अलग अलग पौधों में अलग अलग होता है। हर एक पौधा 5 ही लीटर जल का निष्कासन नहीं करेगा, कोई 50 लीटर करता है तो कोई 5 लीटर करता है। पेड़ की पत्तियों में निर्मित प्रासरणी प्रवणता ही बाष्पोत्सर्जन का आधार है। पेड़ की पत्तियों में जो प्रवणता होता है ना, वही बाष्पोत्सर्जन का आधार है। इस प्रक्रम में पत्तियों के रंध्रों के समीपस्थ कोशिकाओं में सर्वाधिक प्रासरणी दाब होता है। देखो बच्चे, पत्ती के रंध्र के पास का जो ये होता है ना, ये जो कोशिका होता है, सबसे ज़्यादा प्रासरणी दाब वहीं पर होता है। वहीं से निकल करके जो जल के बाष्प है ना वो भागना चाहते हैं, जबकि जाइलम के समीप की जो कोशिका है वहां पर सबसे कम प्रासरणी दाब होता है। ठीक, और जहां पर दबाव ज्यादा रहेगा वहीं से तेजी से भागेगा, दबाव ज्यादा की तरफ भागता है बच्चों। ठीक है। तो जिसके कारण रंध्रों तक अनवरत जल का संचय होते रहता है। और इसके महत्व क्या है तो ये थोड़ा सा आपको बता दिया जाए कि यह पौधों के मूल रोमों के द्वारा खनिज लवणों के अवशोषण एवं जड़ से पत्तियों तक अनेक प्रकार के तत्वों के परिवहन में सहायक होता है। अगर ये प्रक्रम ना होता तो खनिज लवण जो है, जो कि हम जड़ों के ये हम मिट्टी में देते हैं, वो जड़ों के द्वारा खिंचा करके कभी भी पत्तियों तक नहीं पहुंचता। ठीक है बच्चों। अच्छा, दूसरा क्या है कि यह पौधों में ताप कर्म को संतुलन बनाए रखने में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। पौधों में जो ये है ताप कर्म जो है उसका संतुलन बनाए रखने का कार्य करता है बच्चों। दिन में रंध्रों के खुले रहने पर बाष्पोत्सर्जन की ही जाइलम में
जल की गति के लिए मुख्य प्रेरक बल देता है। मतलब दिन में जो बाष्पोत्सर्जन होता है ना बच्चों, वही क्या करता है, जाइलम में जल की गति के लिए प्रेरक बल देता है कि जल जो है वो ऊपर की ओर चढ़े। नीचे से जड़ से जल को खींचता है, तो ऊपर पहुंचाने के लिए हम लोगों को अगर छत पर पहुंचाना होता है पानी, तो मोटर चलाते हैं। पौधा क्या करता है भाई, उसके पास मोटर है तो वो बाष्पोत्सर्जन का काम करता है। अतः हम कह सकते हैं कि बाष्पोत्सर्जन की क्रिया पौधों के लिए महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है बच्चों। इस तरीके से आप लोगों को लिखना है। अगर ऐसा लिखते हो तो फिर इससे बेहतर और कुछ नहीं है बच्चों। तो आज की इस वीडियो को मैं यहीं पे छोड़ूंगा। बहुत अच्छा वीडियो रहा आज का ये। तो आपको कैसा लगा ये भी ज़रूरी है। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में अवश्य बताएं। अच्छा लगा है तो इसे एक लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें। चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर करके घंटी का बटन दबा लें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। बने रहे सार क्लास के साथ और शेयर जरूर कर देना बच्चों। एक बार लास्ट टाइम बोल रहा हूँ, ठीक है, शेयर जरूर कर देना। थैंक यू।